राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 48 चैप्टर वी वर स्टडीइंग इन द प्रीवियस क्लास एंड थोड़ा सा बचा है अभी चैप्टर, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम 48 चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का, है ना? जिसने क्लास देखी उनको पता ही है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हम छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि अभी ये पीक टाइम है, कह सकते हैं ऐसा कि आपको रिवीजन बहुत ज्यादा करनी होगी, है ना? बहुत सारा सिलेबस है जो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा पास है। तो वे एक्स्ट्रा में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, तो बहुत छोटा छोटा पढ़ा रहे ताकि क्लास भी कंटिन्यू रहे और आपके रिवीजन में भी आपको कोई दिक्कत ना आए। तो 48 चैप्टर है ये। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, ओ सॉरी आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए, ध्यान रखिएगा जनजाति बोल रही हूं, ठीक है, जाति नहीं। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने इसमें पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा आज पढ़ लेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। राष्ट्रीय, हमने इसमें यहाँ तक पढ़ लिया है कि इस आयोग के कार्य क्या है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि अन्य कार्य, है ना? हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो आयोग बना इसके कार्य क्या है, पर अब हमें पढ़ने थोड़े से अन्य कार्य भी है इस आयोग के, जो हम पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक इसके जो कार्य है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कार्य हैं, तो उसको पढ़ लेते हैं। अन्य कार्य की हेडिंग डाल देते हैं, अन्य कार्य, ठीक है। अन्य कार्य कैसे हैं? ऑब्वियसली कि ये जनजातियों के लिए ही है ना? तो कुछ अन्य कार्य ये हैं, जैसे कि सपोज आप पता है जनजाति लोग वन क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, तो उनके वन क्षेत्र उनसे छीने ना जाएं, ठीक है। जैसे कई मामलों में छीने जा सकते हैं कि किसी को वहां पे फैक्ट्री लगानी है, वो कन्वीनियंट जगह लग रही है, वो ले ले, कोई बांध बना रहा है, किसी तरह के रीजन से आपने देखा होगा कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरण करना पड़ता है, अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, और कई रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, ये ध्यान रखना है, ऐसे कार्य करने हैं जिनसे कि उनको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो उनके छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पे वो उत्पादन करते हैं या जो भी फल सब्जियों पर डिपेंडेंट है वो खुद उत्तराधिकारी रहे या खुद ही उनका स्वामित्व बना रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि उस पर कोई अपना आधिपत्य जमा ले, है ना? कोई ऐसा ना कर दे कि वो खुद जाके बाहर का बंधन करके क्या कर दे कि खुद स्वामी बनकर बैठ जाए, यानी कि उनको उस स्थान को हड़प कर बैठ जाए या उस पर अपना अधिकार बना के बैठ जाए, है ना? तो जो भी वन क्षेत्र हैं उनके, है ना, वन क्षेत्र पर जो इनके जहां पे ये रह रहे हैं, जिन पर ये डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा वन की बात हो रही है, वन क्षेत्र, है ना, जिस पर ये निर्भर है, ये या फिर इनका जीवन निर्भर है ना, जीवन निर्भर है, ठीक है, का स्वामित्व बना रहे, है ना, इसका उपाय करें, है ना। कौन करेगा ये उपाय? ये जो आयोग है इसके अन्य कार्य में आ गया ये, ठीक है, कि मान लीजिए जितना भी वन क्षेत्र उनके अंतर्गत आ रहा है, तो छोटा मोटा क्षेत्र आ रहा है जिसपे वो उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, फूल उगा रहे हैं, जो भी चीज है उसका स्वामित्व उन्हीं के पास रहे, ये उपाय करने हैं। ऐसा ना हो कि कोई बाहरी व्यक्ति जाए, कोई भी व्यक्ति जाए और जाके अपना अधिकार जमा ले, उनको फोर्सफुली हटा दे या किसी और तरीके से हटा दे कि ये तुम्हारा अधिकार, कुछ भी है, बहुत सारी चीजें करके कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे उनको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना पड़े। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा क्या करना है इनको, देखिए ये लोग क्या करते हैं कि झूम खेती करते हैं। झूम खेती आपने पहले पढ़ा होगा कि झूम की खेती क्या होती है। एक जगह पे आपने निवास किया, वहां की फसल, वहां की जमीन को अच्छा किया और वहां पे फसल उगा ली आपने, ठीक है। और फसल उगाने के बाद क्या हुआ, आपको पता है कि उर्वरता कम होती जाती है। जितना लगातार आप जिस चीज की फसल उगा रहे हो, तो क्या है, उसी चीज का पोषण जाता जा रहा है और मिट्टी एक दिन उर्वरता खत्म कर देती है, अनुपजाऊ मिट्टी हो जाएगी, वहां पे कोई उपज नहीं हो पाएगी। तो क्या करते हैं झूम खेती वाले, 2-4 साल 5 साल तक बिताते हैं, उसके बाद अपना पूरा सब कुछ उठा के काम और कहीं और चल
देते हैं और वहाँ की जो जमीन है उसको ठीक ठाक करते हैं, वहाँ पे फसल उगाते हैं और उसके बाद जब उनको कुछ साल वहाँ बीत जाती है, वहाँ भी उर्वरता खत्म होने लगती है, तो ऐसे में क्या करते हैं वो फिर से जगह का अपने परिवर्तन कर लेते हैं, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं फिर से। तो इस चीज को उनको समझाना है, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं या कमियां हैं बतानी है और उसको ठीक करना है कि कैसे वो एक जगह पे रह के ही अपना जीवन यापन कर पाए, है, क्योंकि उनको भी दिक्कत फेस करनी पड़ रही होगी, करनी ही पड़ रही कि उर्वरता ही खत्म हो जाती है, अब वो क्या खाएं कैसे करें, तो इसका निपटान करना है, झूम खेती का निपटान करना है बेसिकली। झूम खेती, घुमंतु खेती है, पढ़ रखी होगी आप लोगों ने। झूम खेती का निपटान मैंने ये लिख लिया है, लेकिन मैंने हेडिंग डाल दिया झूम खेती का निपटान, पर आपको समझा दिया है कि क्या कैसे दिमाग में वो रहना चाहिए जरूर, ठीक है। सिर्फ झूम खेती का निपटान जो समझाया है, अब इतना सब कुछ यहाँ तो नहीं लिखूंगी, है ना, तो जो समझाया है उसको आपको लिखना है, चाहे अपने नोट्स में लिखो या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तब लिखो, या जैसे मन करे वैसे लिखो, लेकिन लिखना है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, जो यहाँ पे खनिज है या संसाधन है ना, जो वहां खनिज है या जो भी वहां पे संसाधन है वो किसके, उसका उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए, उत्तराधिकारी या उत्तरदायित्व किसका होना चाहिए, खनिज संसाधन का उत्तरदायित्व इनका बनाए रखें, इसीलिए तो उपाय करते हैं, ठीक है, उपाय ही तो करने हैं, यानी कि इनकी तकलीफों इनको इनकी तकलीफों से बचाना है, इनकी तकलीफों से इन द सेंस कि कोई भी तकलीफ जो इनके लिए आ रही हो उसको खत्म करना है, ठीक है। तो इन अधिकारों को खनिज तथा जल संसाधन जो भी हो उनके अधिकार को सुरक्षित बनाए रखें, ठीक है। और क्या, इनके लिए आजीविका का प्रबंध किया जाए, आजीविका का प्रबंध किया जाए, यानी कि कैसे ये अपना जीवन यापन कर सके, क्या खाएं, कैसे रहन सहन हो, ये चीजों का, जीविका मतलब कमाने के लिए, घर खर्चा चलाने के लिए पैसे से मतलब है जीविका से, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो इनकी आजीविका क्या होती होगी, देखिए जब ये खुद इनको चीजों का ज्ञान ही नहीं है अगर, है ना, सबसे पहले तो यही, अब तो अवेयरनेस आ गई है, लेकिन एक समय था जब जनजातियों को कुछ पता ही नहीं था कि देश में इसके अलावा भी कुछ होता है ना, उन्हीं की रस्में, उन्हीं की रिवाज, वो सारी चीजें वही, बस वही प्रकृति पूजा से जुड़े हुए लोग, प्रकृति से ही अपना जीवन यापन करने वाले लोग, प्रकृति से अपना पेट भरने वाले लोग, प्रकृति में ही रहने वाले लोग, ठीक है, बस ये इसी का ज्ञान था उनको, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो अब क्या है, अब तो उनकी जीविका किस पर निर्भर थी, हर पौधे वृक्ष काटना या पौधे काटना, ये सब खेती कर लेना, है ना। अब ये जीविका यापन के लिए और भी चीजें हो गई हैं, उनको रोजगार दिया जा सकता है ना, हालांकि रोजगार कहाँ से तो गहरी नहीं पर रोजगार दिया जा सकता है, ठीक है। हम तो ये बोलेंगे ना आजीविका के लिए उनको रोजगार उपलब्ध कराएं, ठीक है, तो आजीविका उपलब्ध कराएं, दिख रहा है क्या, आजीविका का आजीविका उपलब्ध कराएं, हैं, या अवगत कराएं, है ना, आजीविका कमाने की तरीके बताएं, ज्ञान कराएं उनका, है ना, तो अवगत कराएं हो सकता है कि कैसे तुम कर सकते हो इन चीजों से आगे बढ़ के, कैसे तुम कमा सकते हो और तुम क्या क्या सीख सकते हो, कैसे उन स्किल्स का फिर प्रयोग करके सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हो, ठीक है। लिख लीजिए, अगर लेट मी चेक, ये दिख रहा है, हाँ अभी तक तो दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक तो नहीं आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। और क्या आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए, अच्छा एक पेशा अधिनियम बना था, ठीक है, उस पेशा अधिनियम में जो भी चीजें हैं उनका क्रियान्वयन अच्छी तरीके से हो जाए, इस बात को ज्यादा ये जरूर लिख लेते हैं हम, चलिए पेशा अधिनियम 1996, ठीक है,
क्रियान्वयन, यानी कि जो इस अधिनियम में चीजें करी, क्रियान्वयन सुचारू रूप से करें, है ना। इसका क्रियान्वयन कैसा होना चाहिए, सुचारू रूप से, यानी कि जो पेशा अधिनियम बना है उसके अंदर जो बातें कही गई हैं वो, और जो काम उसमें दिए गए हैं कि ये काम होने चाहिए इस अधिनियम के अंदर, उनका ध्यान रखें कि वो सही रूप से हो रहे हैं या नहीं। ये भी किसमें आ जाते हैं, ये अन्य कार्यों के में एक अन्य कार्यों के रूप में ही ये भी आया जाता है, ठीक है। और तो उसको ही क्या है, कहीं अगर इनको कहीं इनकी जगह किसी रीजन से ली जाती है तो पहले तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि इनको अपने जगह से स्थान परिवर्तित ना करना पड़े, और बाई चांस करना ही पड़ता है तो उस सिचुएशन में इनके पुनर्वास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, कि ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ इनको हर चीज उपलब्ध है या नहीं है, उन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हेडिंग डालते हैं आयोग का प्रतिवेदन, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, जरा सी बात बची है इसमें। हेडिंग डालते हैं आयोग का प्रतिवेदन। देखिए आपको, क्योंकि आपने राष्ट्रीय आयोग जनजातियों के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए पढ़ लिया है, उसमें भी आपने ये पढ़ा था आयोग का प्रतिवेदन क्या है, प्रतिवेदन क्या है। देखिए हर वर्ष, है ना, प्रति वर्ष क्या होता है, ये जो आयोग है ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा किसके समक्ष, राष्ट्रपति जी के समक्ष, है ना। वो रिपोर्ट में अपने जो उसको समझ आया होगा, जो अभी तक हुआ होगा, वो सारी चीजें उसमें प्रस्तुत करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को दोनों सदनों के समक्ष रखेगा, ठीक है, प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा। अब वहां पे कोई सिफारिश अगर लगता है कि ये इसमें और कुछ होना चाहिए, उसके हिसाब से सिफारिशें की जाएगी, है ना, कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको और अच्छे से करना चाहिए, या इसमें ये चीज ऐड कर देनी चाहिए, इसमें ज्यादा भला होगा, ये सारी चीजें की जाएंगी उस समय, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये प्रतिवर्ष आयोग क्या करेगा, आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं, गुड। राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रपति रिपोर्ट को दोनों सदनों के समक्ष रखेगा, समक्ष रखेगा, ठीक है। और वहां पे क्या होगा, विचार विमर्श होगा, अगर सिफारिशें होंगी तो वो भी होंगी, है ना, कुछ उनमें और चीजें ऐड करनी होंगी वो होंगी, ये सारी चीजें भी अच्छी, इतनी सी बात है। और ये भी बात है कि अगर चाहे आयोग तो 1 वर्ष पूरा होने से पहले भी वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। देखिए नेचुरल जो सामान्यतः कोई बात होगी तो 1 साल के अंत में होगी, लेकिन अगर कुछ अलग ही नजर आ रहा है, कुछ ज्यादा ही चीजें या तो सही नहीं हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे में क्या इंसान करेगा कि थोड़ा सा अभी कर देते हैं, भाई ये रिपोर्ट प्रस्तुत है, ठीक नहीं चल रहा, हो सकता है इसमें कुछ चीजें ठीक हो गई और अच्छे से लागू हो पाए, तो ऐसा भी चांसेस है कि रिपोर्ट बिल्कुल साल के अंत में ना देके पहले भी दी जा सकती है, प्रस्तुत की जा सकती है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं आयोग की शक्तियां। आयोग की शक्तियां, हेडिंग डालो आयोग की शक्तियां। देखिए आयोग के पास शक्ति है अगर उनके सामने कोई मामला आता है, ठीक है, जिसमें उन्हें क्या करना है, भाई देखिए मामले जब आ रहे हैं, आयोग बना ही इसीलिए है ना, आयोग बना इसी पर्पस के लिए है कि कैसे इसको
अनुसूचित जनजातियों के लिए एकदम सुधार कार्यक्रम मान लीजिए इसको, है ना, कैसे उनको एकदम अच्छे से डेवलप कर देना है, कैसे उनको ठीक राह पे लेके आ जाना है, राह इन द सेंस कि कैसे उनको एक स्टेबल लाइफ दे देनी है, ठीक है। स्टेबल लाइफ में भी ये नहीं कि बिल्कुल आप आसमान में तो उनको नहीं चढ़ा पाओगे क्योंकि कोई भी नहीं चढ़ा हुआ है, लेकिन कोशिश ये है कि जो न्यूनतम जीवन अगर वो जी रहे हैं तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे सामान्य स्तर पर उनको लाया जाए, ठीक है, कैसे उनकी तकलीफों से उनको बाहर निकाला जाए, कैसे उनको अवेयर किया जाए, कैसे उन तक फैसिलिटीज को पहुंचाया जाए, है ना, कैसे उनको भी पता चले कि भाई हॉस्पिटल होते हैं, इतने बड़े बड़े इलाज हो जाते हैं, हो सकता है वो अपना इलाज औषधियों से ही कर रहे हो अभी तक, है ना, पेड़ पौधों से ही कर रहे हो अभी तक, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधे औषधि के काम आते हैं, हम इस पर बहस मत करना कि उनसे औषधियां बनती है, पर उनको हो सकता है सबको इतनी नॉलेज मेरे हिसाब से नहीं होती होगी जो वन क्षेत्रों में रहते हैं कि भाई ये चीज इसी के काम आती है, हो सकता है वो भी, पर फिर भी अगर हॉस्पिटल मिलेगा तो मुझे लगता है ज्यादा ही अच्छा उनके लिए होगा, ठीक। तो आयोग की शक्तियां क्या है, अगर उन्हें लगता है कि अनुसूचित जनजातियों के साथ किसी भी प्रकार का कुछ गलत हुआ है, कुछ दिक्कत है, ऐसी जब कोई घटना सामने आएगी तो अगर वो चाहेंगे तो इस फैसले में, इस पूरे कार्यक्रम में वो लोगों को, जिस भी लोग से उनको मतलब है, उस लोग को, उस इंसान को क्या करेंगे, समन देंगे, समन देकर बुलाया जाता है। हमारे इनकम टैक्स ऑफिस में अंडर सेक्शन 131 के तहत भी समन दिया जाता था, ठीक है। समन बेसिकली यही होता है जब आप किसी को कुछ सूचना दें, है ना, कुछ सूचना देते हैं उसे, तो इनके पास क्या है, अधिकार या शक्तियां हैं समन देकर बुलाने की, है ना। और एक बात है, इनको अगर जरूरत महसूस हो रही है कि किसी व्यक्ति को यहाँ पे आना चाहिए तो किसी व्यक्ति को निर्देश दे सकते हैं पेश होने के लिए, साक्ष्य के रूप में या साक्ष्य के रूप में इंसान को भी, और कोई ऐसी जो सबूत है उनको भी पेश करवा सकते हैं अपने सामने, तो साक्ष्य पेश करवाने की शक्ति है इनके पास, ठीक है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है आपको, अगर करना पड़ रहा है तो यहाँ पर मगन बनाइए, पढ़ाइए, सिर्फ ये कर सकते हैं, इसी को मगन समझ के लगा लो, ठीक है, ठीक है। साक्ष्य पेश करवाने की है, शपथ पत्र लेना, शपथ पत्र प्रस्तुत करवाने की है, है ना। साक्ष्य तो पेश करवा ही सकते हैं ना कि भाई क्या है, जिस भी मुद्दे पे वो जांच कर रहे होंगे उस मुद्दे पे वो जानकारी लेंगे तो और उनसे कुछ सबूत मांग भी तो सकते हैं ना। और ऐसे कुछ काम है, कहने का मतलब है जो अनुसूचित जनजातियों की तकलीफों के निवारण के तहत जरूरी होंगे वो कार्य करने की शक्तियां इनके पास है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि ये बात जनजाति के लिए है, तो जनजाति अगर किसी भी तरह की दुख तकलीफ परेशानी फेस कर रही है इन दैट सिचुएशन, आयोग के पास ये शक्तियां हैं कि वो समन दे के उनको बुला सकती है, वो साक्ष्य प्रस्तुत करवा सकती है, वो शपथ पत्र को एज साक्ष्य प्रस्तुत करवा सकती है, वो किसी व्यक्ति को साक्ष्य के रूप में मंगवा सकती है, ठीक है। ध्यान रख सकते हो, अगर उसे जरूरत पड़े तो किसी न्यायालय से तो किसी चीज की उसको कोई अधिनियम, कोई कोई कमी क्या कहते हैं, कैसे संविधान में किसके तहत, किस अनुच्छेद, किस भाग के तहत क्या चीज ऐड है, या किस केस में कुछ फैसले लिए गए हैं, एक गाइडलाइन के तौर पे उनको प्रस्तुत, जैसे केशवानंद भारती केस आप पढ़ते रहते हो, है ना, बहुत सारे केस, बलवंत राय मेहता समिति पढ़ते हो, तो इनको हम लोग कैसे लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो ऐसी इन चीजों की प्रतिलिपि यानी कि इनकी फोटोकॉपी या उनका एक ऐसा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या मेल पे जैसे भी किसी भी तरह से ये न्यायालय से ले सकते हैं, ठीक है, उसको एज एग्जाम्पल यूज करने के लिए कौन ले सकता है भाई, आयोग, है ना। तो इस चैप्टर में इतना बड़ा कुछ खास था नहीं, जनजाति और जातियों से अच्छे से आप परिचित हो चुके होंगे मेरे हिसाब से, है ना। बाकी कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़े तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप कमेंट करिए, अगर कोशिश कर पाएंगे तो उसको रिजॉल्व कर देंगे, बाकी कुछ अपडेट या अपडेट आप चाहते हो तो उसको बता देना, सजेस्ट कर देना, वो कर दिया जाएगा। बाकी एग्जाम है, आपके भी है, मेरे भी है, तो वी मस्ट हैव टू स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर
सो लेट्स स्टडी, फोकस ऑन योर स्टडीज ओनली एंड खुश रहिए, मजे करिए, ध्यान रखिए किसी व्यक्ति, इंसान, जानवर की किसी भी प्रकार की हानि का कारण आप ना बने। ऑल द वेरी बेस्ट।